This transmission is brought to you by हाशमी सुरमा और हाशमी बगोल की जानिब से हंसती मुस्कुराती ईद मुबारक। शुरुआत करें एक नए और रोशन कल की। बहरिया टाउन कराची। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम लोगों को मेरी तरफ़ से, मेरी टीम की तरफ़ से ईद मुबारक। ईद की खुशियाँ नाज़रीन अपनों के साथ मनाई जाती हैं और पहला दिन अमूमन लोग अपने घरों में गुजारते हैं, कम लोगों को मिलते हैं चूँकि लोग ज़्यादातर घरों में आते हैं, उनके लिए तरह तरह के पकवान बनते हैं। दूसरा और तीसरा दिन जो होता है वो अमूमन ईद का ये कहा जाता है कि स्पेशली बच्चों का दिन होता है, चूँकि ईद के दूसरे और तीसरे दिन बच्चों की ये फरमाइश होती है कि उनको पार्कों में लेकर जाया जाए, उनको किसी सिनेमाज लेकर जाया जाए, किसी भी तफरीही मकाम पर लेकर जाया जाए ताकि वो भी अपनी ईद को सेलिब्रेट कर सकें। चूँकि हम लोग जब हम खुद बच्चे थे तब ईद के पहले दिन सबसे अट्रैक्शन वाली चीज़ हमारे लिए ये होती थी कि हम ईदी इकट्ठी करें और अगले जो 2 दिन होते हैं उसमें उस ईदी को उजाड़ें और वो पैसे खर्च करें ताकि जल्दी जल्दी से ईदी ख़त्म हो जाए। तो ईद का दिन लाहौर हो, कराची हो, पेशावर हो, कोयटा हो, कहीं भी हम मौजूद हों, ईद एक ही तरह से सेलिब्रेट की जाती है। लाहौर में हमने देखा है कि स्पेशल चूँकि तैयारी की जाती है, लाहौर के लोग जो हैं वो तफरीही कोई भी वो अंसर छोड़ते नहीं हैं। अगर कोई भी दिन हो कोई भी सेलिब्रेशन का मौका हो वो नहीं छोड़ते और ईद वाला दिन, पहला दिन तफरीही मकामात भरे रहते हैं। कराची की भी यही सूरत हाल है। गुज़िश्ता ईद हमने नाज़रीन ईद का दूसरा दिन हमने कराची में सेलिब्रेट किया था, कराची के कुछ लोगों के साथ ईद मनाई थी और आपको दिखाया था कि ईद कराची में कैसे मनाई जाती है। आज हम फिर एक दफ़ा कराची में मौजूद हैं, ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं, जो मेहमान मौजूद हैं ईद वाले दिन, उनसे ये जानना चाहेंगे कि वो ईद कैसे मनाते हैं। चूँकि बाद लोग हमारे से अक्सर सवाल करते हैं कि ये जो पॉलिटिकल फिगर्स होते हैं, सियासी लोग होते हैं जिनकी किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन होती है, ये लोग ईद कैसे गुजारते हैं। ज़ाहिर है अगर किसी बंदे ने इंतखाब लड़ना है किसी हलके से तो उसकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी ये होगी कि वो अपने हलके में ईद मनाए अपने लोगों के साथ, जिन लोगों ने उसको मुंतखब किया है। सेकंड प्रायोरिटी उसके घर वाले होंगे, बीवी बच्चे, घर वालों के साथ ईद मनाए। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनकी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं ईद के हवाले से। तो कराची के लोग ईद कैसे मनाते हैं, स्पेशली कराची के वो लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज़ में हैं, सियासी लोग हैं, वो ईद कैसे मनाते हैं और आज ईद हम उनके साथ मनाने हैं। उनका पहले तो बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि ईद की इतनी मसरूफ़ियत में से उन्होंने हमें टाइम निकाला। आसिफ हसनैन साहब पाकिस्तान सरजमीन पार्टी के अहम रहनुमा, सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ साहब से ये पूछेंगे कि ईद इनकी कैसे होती है। पहले तो बहुत शुक्रिया आसिफ भाई कि ईद वाले दिन आपने टाइम दिया। वैसे अमूमन ईद वाले दिन टाइम लोग कम ही देते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि लोगों का ये होता है कि पहले अपने हलके में दिन गुजारें, फिर घर वालों के साथ दिन गुजारें। आपने टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया। तो ईद आपकी कैसे गुजरती है, लोग जानना चाहते हैं कि सियासतदान जो सियासी लोग हैं ये ईद कैसे मनाते हैं। थैंक यू वेरी मच। पहले तो आपको भी जो है आपका भी बहुत शुक्रिया और आपको भी ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, आप खैर मुबारक। और जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल लोग जो है इसी माशरे का हिस्सा हैं, वही मखलूक है यकीनी तौर पर कि ऐसा नहीं है कि जी। हाँ, इतना ज़रूर है कि इंगेजमेंट्स हैं जो डिफरेंट हैं और आपने बिल्कुल सही कहा कि आम लोगों का तो ये होता है कि जी वो चांद रात पूरी गुजारते हैं और उसके बाद दूसरे दिन नमाज़ पढ़कर सो जाते हैं, लेकिन हमें शायद दिन में ये सोना नसीब नहीं होता। अच्छा। और यही होता है कि जी दिन में आपने जो है मॉर्निंग में नमाज के फ़ौरन बाद अपने हलके में जाना है, वहाँ लोगों से मुलाकात करनी है और उस मुलाकात के बाद जो है फिर शाम में आप अपने घर को या रात में अपने घर को टाइम दे सकते हैं। तो घर वाले भी तकरीबन इसमें आदी हो गए। मेरा माजी में साबका जिस पार्टी से ताल्लुक़ था, जाहिर सी बात है वहाँ के मामलात तो कुछ ज़्यादा ही कुछ बड़ा इजाफी मामलात थे, इजाफी जिम्मेदारियाँ थीं और इजाफी खराफात भी कह लें। कुछ कोई फितरे के मामलात तो इसके मामलात
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जब पाक सरज़मीन पार्टी में ज्वाइनिंग हुई है तो मैं आज ईद के दिन कम से कम लोगों से अपने हलके में मुलाकात का सिलसिला तो है जो अभी कंटिन्यू रहेगा, लेकिन ये बर्डन नहीं है कि जी अब हमें ये चीज़ें करनी है और वो जिना ग्राउंड में ही जाकर नमाज़ पढ़नी है और अच्छा पाबंदी कोई नहीं है, तो कोई पाबंदी नहीं है। तो इसीलिए मैंने अपने लोगों को भी हिदायत पे प्रेसिडेंट की और चेयरमैन की हिदायत पर लोगों को भी रिलैक्स किया है, कारकुनान को भी रिलैक्स किया कि भाई यानी आपने अंदर की बात भी बता दी पहले, यानी कि पाबंदी होती रही है क्या जिना ग्राउंड में नमाज पढ़नी है? बहुत सी चीज़ें बिल्कुल थी और इसमें कोई ढकी छुपी नहीं है। अब तो आप लोगों से मीडिया से भी ढकी छुपी नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि यहाँ आने के बाद बहुत सी चीज़ों में काम के अलावा जो इवेंट्स हैं, जिस तरह ये आज ईद है या दीगर इवेंट्स है, इसमें रिलैक्स है लोग अपनी एक्टिविटी। और यही होता है ईद पे। देखें दो चीज़ें हैं, पॉलिटिशियंस जो है उसके लिए जहाँ अपने लोगों की घर की अहमियत है वहीं अपने लोगों की अपने हल्के की अहमियत है, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है उसको भी इसी तरह टाइम देना है कि इसलिए कि वो भी उसी के लोग हैं। अब जहाँ तक रह गया हमारे घर के लोगों का आदी हो चुके हैं। अच्छा वो सब बच्चे तो कहते होंगे कि आप सारा साल भी सियासत करते हैं, ज़ाहिर है कि घर वालों की भी तो ये ख्वाहिश होती होगी कि आप हमारे साथ ईद मनाएं। देखें बिल्कुल ख्वाहिश होती है, बल्कि इस हद तक होता है कि जी पूरे इस माह रमज़ान में भी जिस किस्म की एक्टिविटीज़ रहती हैं उसमें भी शायद उनको उस अंदाज़ में शॉपिंग नहीं करा पाए, नहीं जा पाए उनके साथ, तो उनको उस पर भी एतराज़ होता है। और फिर उनके लिए आता है कि जी ईद का दिन तो कम से कम गुजारें, ईद के दिन भी नहीं होते। तो अब उन्होंने भी ये सोच लिया कि ठीक है जी अगर आप ईद पे नहीं हैं। अच्छा मेरी एक्चुअली जो फैमिली है मैं पहले जॉइंट फैमिली थी, तमाम भाई बहन सारे लोग साथ में थे, लेकिन अब मैं 3 साल हो गए जब से मैं सेपरेट हूँ, लेकिन मेरे वालिदैन मेरे साथ हैं। अच्छा तो मुझे बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि मैं चांद रात को ही अपनी पूरी जो फैमिली के लोग हैं, भाई बहन, उन सब को मैं बुलवा लेता हूँ। अच्छा। तो मेरे घर में बड़ा रौनक होती है और उसमें मेरे बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो थोड़ा सा मुझे ईद वाले दिन ये रिलैक्स होता है कि मैं नमाज के बाद जब यानी कि आप चांद रात में भाभी को शॉपिंग के लिए नहीं लेके जाते, ये भी आपने चांद रात तो शॉपिंग के लिए मैं नहीं समझता होती है। लोग तो अपनी शॉपिंग है आजकल अक्सर जो मियाँ हजरात हैं वो उनके लिए चांद रात होती है कि वो अपनी बेगमात को शॉपिंग करवाते हैं। और फिर जो स्पेशल बेगमात की फरमाइश होती है कि चूड़ियाँ लेनी है, मेहंदी लेनी, तो आसिफ हुसैन साहब ऐसा कोई काम नहीं करता है। मैंने पूरे रमज़ान में एक दिन लेके जाता हूँ और सारी शॉपिंग वगैरह एक ही दिन कराकर मैं इससे फारिग होता हूँ, जान छुड़वाते हैं, जान छुड़वा लेता हूँ ताकि ये रोज़ रोज़ का सिलसिला ना हो। और उसके बाद अगर किसी की रिक्वायरमेंट है और होती रहे चांद रात तक, आपको पता है बच्चों की, ख़वातीन की, तो फिर मैं जो ज़रूरत है वो पैसे दे के मैं उनसे कह देता हूँ कि भाई आपके पास ये ऑप्शन है कि आप जाकर जो है ये तरीका आपने बड़ा अडॉप्ट किया है कि आप जान छुड़वा लेते हैं। मतलब आपके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अगर आप एक दफ़ा इंगेज हो गए, एक दफ़ा आपने अपनी इस रूटीन की तरफ लेकर आ गए, तो अल्टीमेटली फिर आप बहुत सी चीज़ों को नहीं कर सकेंगे। हमारी आप नो डाउट कि पूरे रमज़ान में चेयरमैन समेत हमारी रूटीन ये थी कि हम तराबियों के बाद भी जाकर लोगों की तरबियती नशिस्त कर रहे थे। चेयरमैन वहाँ पर हम जाते थे, हम सहरी के वक्त फारिग होते थे। अब एक आदमी जो मॉर्निंग से निकले, अपनी पार्टी एक्टिविटीज़ करे, आफ्तार में शरीक हो, उसके बाद तराबी, यहाँ 15 रोज़ा तराबी हमने की पाकिस्तान हाउस पे, तो तराबियों से फारिग हो, उसके बाद भी तराबियों के बाद जाकर हम प्रोग्राम करें, तो सहरी के बाद तो फिर नमाज के बाद ही सोने का 2-4 घंटे मिलते हैं आपको। बिल्कुल सही। तो पूरे महीने हमारी ये रूटीन और एक्टिविटीज़ रहती हैं जिसकी वजह से नहीं हो पाता। लेकिन ईद है, जाहिर सी बात है, आम लोगों की, मैंने कहा ना कि आम लोग तो नमाज़ पढ़ के आते हैं, चांद रात को अपनी ईद मुकम्मल कर लेते हैं और नमाज़ पढ़ के आने के बाद मैंने बेशतर लोगों को देखा है कि अपना सो जाते हैं, तो 5-6 घंटे बाद। ये आसिफ भाई ट्रेंड जो है ये अभी कुछ अर्सा पहले से ही अडॉप्ट हुआ कि लोग ईद वाले दिन को अब एज छुट्टी बस सेलिब्रेट करते हैं कि नमाज पढ़ी, सवैयाँ वगैरह खाई और आकर सो गए, फिर शाम को दोस्तों वगैरह को मिलने गए। ये मतलब कराची का भी ऐसा ही है कि लोग आके तरजीह देते हैं कि ईद वाला दिन सो के गुजारा जाए। देखें एक्चुअल हुआ ये है कि बहुत सी चीज़ें ग्रेजुअली चेंज की तरफ गई हैं, तो अब लोगों की असल ईद
वो पूरी चांद रात होती है। गो के रमज़ान का पूरा महीना ईद होता है, रात भर रौनकें होती हैं, जागने का मौका मिलता है, रौनकें होती हैं। और चांद रात जो है वो पूरी लोग गुजारते हैं। कोई अपनी शॉपिंग में गुजार रहा होता है, कोई अपने दोस्तों में, कोई दीगर जगहों पे। तो लोग उसी को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि जी पूरा महीना हमने जो गुजारा है वही हमारा ईद का महीना। और मैं समझता हूँ अगर देखा जाए तो वो पूरा महीना ही ईद का महीना होता है। ऐसे ही है, रूहानी महीना है। लोगों को इस महीने में बड़े मौके होते हैं। तो 24 घंटे में रिस्क की रेल पेल, रौनकें घरों की, मार्केटों की, और कुदरत की तरफ से भी घरों में, इलाकों में, हमारे महलों में। और ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल भी है हमारा कि ख़ास तौर पे मुस्लिम कंट्रीज़ में कि लोग जो है कोशिश करते हैं कि जी आफ्तार के बाद और तरावियों के बाद वो निकलें। तो जब वो निकलते हैं तो पूरी रात होती है, आप नमाज़ पढ़ने के बाद ही सो सकते हैं, सहरी करने के बाद, उससे पहले आप सो नहीं सकते। तो ये ट्रेडिशन बन गया हमारा और लोग एंजॉय कर रहे हैं इस सारी चीज़ों को। तो अक्सर चूँकि हम देखते हैं कि लाहौर में तो ये कल्चर है कि ईद का आगाज़ सवैयों से होता है, फिर स्पेशल किस्म के खाने बनते हैं, और कराची के खाने वैसे ही बड़े मशहूर हैं। तो आपके यहाँ भी कोई स्पेशल किस्म की डिशेस वगैरह तैयार होती हैं कि भाई आगाज़ सवैयों से होगा, उसके बाद दोपहर को कुछ पकवान बनेंगे, रात को अलग पकवान बनेंगे, ऐसा भी है कोई? देखें, बेसिक तो ईद का असल तोहफ़ा शीर खुरमा है। बिल्कुल सही है। और जब अच्छा, ये लाहौर में कम है, लाहौर में कम शीर खुरमा बनता है। एक्चुअली लाहौर में तो बेसिकली खाने का ट्रेंड जो है ना वो इतना ज़्यादा है कि उसमें हर चीज़ चल रही होती है। शीर खुरमा पायरी मिक्स हो चल जाता रहे है, होते ऐसे ही हैं, है। हाँ वो मतलब हर चीज़ चल रही होती है। लाहौरी इस वजह से बदनाम है कि खाते बहुत ज़्यादा है। नहीं, मतलब है, एक ट्रेंड है उस जगह। कराची का आदमी भी जब लाहौर जाता है और वहाँ पर कुछ अरसे रह ले वो, तो अल्टीमेटली वो भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये मुख्तलिफ इलाकों। आप तो खुद भी लाहौर में रहे हैं काफ़ी? मैं 6-7 साल वहाँ रहा है, मेरी फैमिली रही है। तो वहाँ पे जिस तरीके से है मैं समझता हूँ कि एंजॉय करते हैं लोग। और यही है लाइफ का हिस्सा क्या है आपका। अगर आप खाने और पहनने ओढ़ने से भी फारिग हो जाए तो फिर लाइफ में आपके रह नहीं जाता। अल्लाह ताला ने लोगों को दिया है और लोग इन सारी चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि उन लोगों को भी मतलब उनका ख्याल करना चाहिए, उनकी भी केयर करना चाहिए जो बेचारे उम्मीद करते हैं कि चलें जी अगर लोग इतना अपने बच्चों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कुछ हमारे लिए भी निकालेंगे। तो वो आप फितरा हो जाए, वो आप ज़कात हो जाए, वो इमदाद हो जाए, या वो ज़रूरतमंदों के हवाले से, तो ये चीज़ें भी रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों के साथ कौन सा दिन होता है? मतलब चूँकि हमारा तो ये होता है ना कि सहाफ़ियों का ये होता है एक पहला दिन ही दोस्तों के लिए रखा हुआ होता है, चूँकि कमिटमेंट्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि पहले दिन दोस्तों वगैरह को निपटा देना है। तो आपने दोस्तों के लिए कौन सा दिन रखा हुआ? देखिए, अमूमन मेरा तो ये होता है कि फ़र्स्ट और सेकंड डे एंड में जो है रात में रखते हैं हम 2-4 घंटे। अच्छा। और वो भी जो बिल्कुल क्लोज दोस्त ऐसे हैं और सबके होते हैं तो उनको रखा हुआ है। अदरवाइज़ दिन से लेकर शाम तक फैमिलीज़, भाई बहन आ रहे होते हैं घर में, तो ज़ाहिर है उनके साथ सारी चीज़ें एंटरटेन करते हैं और रहते हैं। उनका जो राइट्स हैं वो हैं। इसी तरह नाइट में अपने दोस्तों के साथ हैं। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं और चलेंगी। जब आप इस प्रोग्राम को फारिग करेंगे तो फिर ये एक्टिविटीज ऐसा ही हम भी यहाँ से जान छुड़वा की कोशिश करते हैं लोगों से मिलने। आज में मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे ना तो हमने कुछ आपसे अब अंदर की बात पूछनी है, क्योंकि ईद वाले दिन नाज़रीन कहा जाता है कि बच्चों की ईद होती है और बच्चों की ईद होती है ईदी के साथ। हर बंदा अपने बच्चों को ये कोशिश करता है कि ईदी दे, कुछ लोग जान भी छुड़वाते हैं। आसिफ हसैन साहब ने बचपन में ख़ुद कितनी ईदी ली और अब अपने बच्चों को, अपने जो अजीज़ व अकारब में बच्चे हैं उनको कितनी ईदी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये हम पूछेंगे आसिफ हसैन साहब से। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप हमारी ईद रंग नशरियात देख रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि नशरियात भी आपको पसंद आ रहे हैं, वो हमारे साथ अपनी बातें शेयर करें। इससे पहले हमने ज़रा थोड़ी सी सीरियस किस्म की गुफ्तगू की थी। अब आसिफ हसैन साहब से ये पूछना है कि ईद तो गुजारते हैं, ईदी कितनी देते हैं? आसिफ हसैन साहब पहले तो ये बताएं कि बचपन में खुद कितनी ईदी ली आपने? ईदी तो जाहिर बात है शौक़ होता है, बचपन का शौक़ ही ईद पर पूरा होता है कि जब ईद बच्चों के लिए ईद होती है और इंतज़ार में होते थे कि भाई लोग आए, मेहमान आए। हमारे जो बड़े थे, चचा वगैरह, मामू वगैरह, दीगर अंकल्स वगैरह वो आते थे, तो हम घर से बाहर नहीं जाते थे कि भाई
ये आएँ और इस टाइम में अगर निकल गए तो हमारी ईदी निकल जाएगी। तो ईदी जमा करते थे और अक्सर ये होता था कि ईदी जमा करके बाद वक़्त अगर कोई भाई बहन मौजूद नहीं है उसकी भी ईदी ले ली और वो जो है बाकी ईद के बाद हमसे लड़ रहा है कि भाई वो मेरी, और हम उसको तसल्ली दे रहे हैं कि नहीं नहीं ईद के बाद तुम्हारे पैसे मेरे पास पड़े हैं, जबकि ये पता है पीछे से हम खर्च कर रहे होते थे, लेकिन वो फारिग हो जाते थे और ईद के बाद लड़े होते थे, वो हमसे लड़ा होता था। तो ये सारी इंजॉयमेंट थी, मगर आज मतलब वो चेंज है, आज देने का वक्त है। अच्छा, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, मतलब हमारी फैमिलीज में अक्सर ऐसे भी लोग होते हैं जिनका पता होता है कि यार यहाँ से तो ईदी आराम से मिल जानी है। कुछ ऐसे भी होते हैं कि यार इधर तो जितने मर्जी कह दो इधर से ईदी नहीं मिलनी। ऐसा भी इत्तेफाक हुआ कभी कि यार ये चचा हैं, ये मामू हैं, इनको जितना मर्जी कह दो इन्होंने नहीं देनी ईदी। देखें, बच्चे को ये पता होता है कि उसको ईदी कहाँ से मिलनी है और ये भी पता होता है किससे ज्यादा मिलनी है। तो जिससे ज्यादा मिलनी होती है उसके आगे वो सेवइयों के प्याले भी रख रहा होता है और वो पानी भी रख रहा होता है। ये आप प्रैक्टिस करते रहे आसिफ भाई? नहीं, बिल्कुल ये प्रैक्टिस रही है और मतलब हमें पता होता है कि भाई यहाँ से ये 500 रुपये मिलेंगे लेकिन इधर से 50 रुपये मिलेंगे, तो उसकी उनकी खिदमत भी ज़्यादा होती है। ये जो जहाँ से पता होता है कि भाई ये ईदी हमें ज़्यादा मिलेगी, तो ये एक नफ्सियात है, बचपन की एक नफ्सियात है और यही खुशी होती है। तो जाहिर सी बात है कि और ईद भी बच्चों के लिए होती है असल देखा जाए तो। अब ईदी कैसे देते हैं? बच्चों को तंग करके देते हैं या आपका भी निपटाए काम, बस ईदी दें बच्चों को? मैं तो एक्चुअली अभी जान छुड़ा ली है गुज़िश्ता 4-5 साल से। अच्छा। कि मैं ईद के सारे पैसे मिसेस के हाथ में दे देता हूँ। और नहीं, ये आपने बड़ा ये कंट्रोवर्शियल बयान दे दिया आपने। नहीं, ये आपने बच्चों के लिए दिया या भाभी से डर के उनको सारे पैसे दे दिए हैं? नहीं, डर के नहीं, मतलब कोशिश ये की है कि बच्चे शिकवा ये करते हैं कि जब मैं चला जाता हूँ अपने हलके में तो वो कहते हैं कि जी हमारी ईदी मारी गई। तो अब मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई ये ना कहे कि मेरी ईदी मारी गई, तो मैं उसको इसलिए पैसे दे देता हूँ मंगवा के कि भाई आपने फिर एक एक की ईदी देनी है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो मेरे अपने बच्चे हैं वो तो सुबह नमाज के बाद ही अपनी ईदी सीधी कर लेते हैं कि भाई और कोई काम नहीं करने देते पहले। हाँ, हमारी पहले दे दें, तो वो आ जाते हैं, बोले भाई पापा हमारी वाली ईदी दे दें, उसके बाद आपने जहाँ जाना है जाएँ। तो बच्चों की अपनी जो है मैं ईदी देता हूँ। हाँ, भतीजे भतीजियों की, भांजों की, उसके लिए सारी ईदी। हाँ, बहन भाई आते हैं उसके लिए भी मिसेस क्या होता है फिर वालदैन को भी ज़ाहिर है जब आप बड़े हो जाते हैं खुद, फिर वालदैन की लायबिलिटी। वालदैन जो है, मैं घर में भी बड़ा हूँ, तो मेरी वालिद और मेरे वालदा जो है वो शुरू से बचपन से हम देख रहे हैं कि जिस तरह वो ईदी देते थे, आज भी ईदी देते हैं। और मेरे लिए उस ईदी की इतनी अहमियत होती है कि मैं वो ईदी लाजमी लेता हूँ। आज भी मैं उस ईदी को इसलिए नहीं छोड़ता हूँ। और आज भी मेरे पास अपने वालदैन की दी हुई ईद के भी कुछ पैसे मौजूद होते हैं, मैं उसको रखता हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ी बरकत होती है उन पैसों की। अक्सर ये होता है कि मैं 6-6 महीने उसको अपने वॉलेट में, वो बज़ाहिर वो 50 का नोट होता है, लेकिन मैं उसको इसलिए रखता हूँ कि बहुत बड़ी बरकत है। बच्चे तो वालदैन के लिए हमेशा बच्चे ही रहते हैं ना, तो इससे ये भी एक तासुर, ये एक जाता है सेटिस्फेक्शन भी कि हम अभी भी बच्चे हैं और वालदैन से पैसे लेने का भी एक अलग चाम है, एक अलग मज़ा आता है। और मैं समझता हूँ कि बच्चे बने ही रहना बेहतर है। बिल्कुल सही बात। जब तो आप अर्न कर सकते हैं, वरना जहाँ आपने ये एहसास दिला दिया कि भाई अब आप बच्चे नहीं रहे, तो लोग भी आपसे थोड़ा सा फासला करने लगते हैं। तो अगर आपको लोगों के साथ अटैच रहना है, और हमारा तो सारा जो सिस्टम है वो इसी बुनियाद पर है कि अगर आपको लोगों से अटैच रहना है तो आपको उसी सतह पे रहना होगा। तो मैं समझता हूँ कि आज के इस वक्त में बहुत ज़्यादा जहाँ लोग सीरियस हो जाते हैं, चीज़ हो जाती हैं, तो वहाँ पे लोगों की होप भी कम हो जाती है आपसे। कारकुनों वगैरह में भी जाके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ईदी वगैरह, क्योंकि उनकी भी होती है कि हमारा जो मुंतखब नुमाइंदा वो आए। एक्चुअली ऐसा होता है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके बारे में हमें पता है कुछ ज़रूरतमंद होते हैं। कोशिश ये होती है कि ईद से पहले ही जो चीज़ें कर सकते हैं उसको ईद से पहले करते हैं ताकि उसकी ईद हो जाए। एंड ईद वाले दिन आप जाकर, हाँ, पिछली मैं बताऊं कि वही बात करूंगा, पिछली पार्टी में था तो वो एक फार्मेलिटी थी कि वो लिफाफे शौदा के घर पे पहुंचाने होते थे, वो ईदी के लिफाफे उनको देते थे। लेकिन वो बड़ा ऑकवर्ड मालूम होता था कि आप ईद वाले दिन किसी को जाकर लिफाफा दे रहे हैं, आप ईद से पहले दें उसको ईद पहले मनानी है, उसके किसी काम आए। ईद वाले दिन आप उसको 2000-3000 का लिफाफा। आपने दूसरी दफ़ा अपनी पुरानी साबका पार्टी की बात कर दी, वैसे मैं तो नहीं करना चाह रहा था, लेकिन आपने पुरानी पार्टी से भी ईदी वीदी मिल जाती थी, बानी तहरीक से कोई ईदी वगैरह लेते रहे? जब जो लोग लंदन जाते हैं उनको मिलती है ईदी, लेते रहे वो लोग।
अच्छा, जो यहाँ पर थे उनको नहीं मिलती? जो यहाँ पे थे उनको नहीं मिलती थी, यहाँ पे तो ज़ाहिर है देनी पड़ती लेकिन थी। आपका एक मोहब्बत का भी रिश्ता था, तो कभी मांगी भी नहीं थी? नहीं, हमें पता था कि अगर मांगेंगे तो यहाँ तो मिलेगी नहीं। अच्छा, पता था पर यहाँ नहीं मिलेगी। अरे उसकी क्या वजह, आपको ये कैसे पता था मिलेगी नहीं? नहीं, उनको पता था यहाँ इतना बड़ा क्राउड है, किस किस को जो है वो देंगे, तो वो सबको पता होता था। लेकिन ये है कि मैं क्योंकि तकरीबन अभी 13-14 साल से कंटिन्यू, सेकंड टाइम मैंने बना, उससे पहले टाउन नाजिम था, तो 14-15 साल से तो हमारी प्रैक्टिस देने की है। और उनको भी होता है कि भाई आप बहुत सी जगहों पर हमारे अपनी जेब से भी भिजवा देते हैं कि भाई निकाल के आप भी पहुंचाएं, तो हमें पता होता है हमें अपनी जेब से निकाल के। लंदन तक देते थे आप भी? हाँ, लंदन वहाँ तक से तो आती मैं नहीं थी, आप देते थे? नहीं, मैंने तो खैर लंदन तक ईदी तो खैर नहीं दी, लेकिन हाँ मुख्तलिफ वक्तों में प्रोग्राम होते थे, इजलास होते थे, चीज़ें होती थी, एक्टिविटीज़ होती थी, तो मांगते थे लाखों रुपए यहाँ से जाते थे, बिल्कुल जाते थे, तो वो दिए गए। और MP MNAs देते थे अपने सैलरीज में 10 निकाल के देते थे, तो ये सारी चीज़ें थी। हाँ, यहाँ ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर तो जो चीज़ें आपकी अपनी है, हाँ अपने लोगों में अगर आपने लगानी है, अपनी फैमिलीज़ में लगानी है तो अच्छा है। और हम इस पार्टी में मुस्तफ़ा कमाल की बिल्कुल ये हिदायत है कि हमने कोई ज़कात फ़ितरा हमारा राइट नहीं है, हमने नहीं करना, जो जिसका राइट है वो अपना करे। वो आपकी पार्टी में हम नहीं चाहते कि थोड़ा बात को ज़रा पॉलिटिकल किया जाए। तो आसिफ भाई, चूँकि ईद पर ये होता है कि लड़कों के लिए तो भाई ईद से पहले ईद की शॉपिंग कर लीजिए, आपने तो वैसे जान छुड़ा ली है ये बात कह के कि आप सारे पैसे भाभी को दे देते हैं, तो आपकी अपनी शॉपिंग कौन करता है ईद के लिए? कौन सा कुर्ता होना चाहिए, साथ शूज़ कौन से होने चाहिए, ये कौन डिसाइड करता है? देखिए जी, मैं अपने नाज़िम को बताना चाहूँगा, मैंने आसिफ हुसैन को MQM में भी देखा है, पाकिस्तान ज़मीन पार्टी में देखा, और वैसे भी मेरे प्रोग्राम्स में कई दफ़ा आसिफ हुसैन साहब आए। आप बड़े सिंपल रहते हैं और कोशिश आपकी, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, आपकी ये कोशिश होती है कि आप सादे ही रहें, एक ही शलवार कमीज़ पहने उसी में। देखें, एक्चुअली मेरे वालिद जो है वो जॉब करते थे, नौकरी करते थे, बड़ी मुश्किल से चीज़ें हमने की हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं। रिस्क हलाल मेरे वालिद ने कमाया है, मेरी भी कोशिश है, और उसका हमने एक तरीक़ेकार मेरे वालिद ने शुरू से बनाया था कि वो जब जाते थे तो अपने बच्चों को एक साथ ले जाकर रमज़ान के महीने में सबके कपड़े लेकर उसको स्टिच करने के लिए दे देते थे। अच्छा। एक साथ। तो मैंने ये सारी चीज़ उनसे फॉलो की है, और आज भी ये है कि अब क्योंकि मेरी घर में ज़िम्मेदारी है, तो मैं अपने बच्चे को, हत्ता कि मैं अपने वालिद साहब को भी मैं साथ लेके जाता हूँ। अच्छा। उसी तरह जिस तरह कल वालिद करते थे। आज भी पोर्शिया की शॉप है जो नॉर्थ नाज़ाबाद में, और गुज़िश्ता कई सालों से उसको ये पता होता है, वो मुझे कॉल करके कहता है आसिफ भाई, मतलब आज 5वां रमज़ान हो गया, सिलाई का मतलब ईद के सूट देने, तो हाँ सूट देने, तो मैं, मेरे वालिद, मेरे बच्चा, हम सब जाते हैं, और 4-5वें रमज़ान को हम सारे सूट वगैरह देकर उसको, ताकि हम पहले ही फारिग हो जाते हैं। तो हमें ज़रूरत ये नहीं होती कि भाई हम रोज़ाना जा रहे हैं और शॉपिंग सेंटर में जाके वो कर रहे हैं। हाँ, इतना ज़रूरत है, मैंने बताया ना कि मैं इस रमज़ान में एक दिन जाता हूँ और अपने बच्चों को लेकर सारी चीज़ें मैं करवाता हूँ। इत्तेफाक से बच्चा मेरा जो है कुछ हमारा फैमिली बैकग्राउंड भी कुछ मज़हबी हवाले से है, 4-5वां साल में है, वो एहतिकाफ़ में कंटिन्यू बैठता है, तो वो कहता है कि पापा मुझे एहतिकाफ़ से पहले ही चीज़ें कर दिया करें, तो वो पहले ही हो जाती हैं सारी चीज़ें, हत्ता है उसको सैंडल दिलाना, चप्पलें दिलाना, वो मैं उसके एहतिकाफ़ से पहले ही मुकम्मल कर देता हूँ, तो उसके बाद ऐसी गुंजाइश रहती नहीं है। यही रूटीन कई सालों से है। यानी आप फॉलो कर रहे हैं जो आपके वालिद साहब? मेरे वालिद ने, एक अच्छी रिवायत है, अच्छी चीज़ है, मैं अच्छी चीज़ को। अच्छा, बच्चों में, चूँकि आपने खुद का बच्चों में भी होता है कि ईद से पहले, मतलब रमज़ान के स्टार्ट में ही ना शॉपिंग वॉपिंग मुकम्मल हो जानी चाहिए, और अगर आपके मतलब बच्चों ने इत्तिकाफ़ पे बैठना है तो वो ज़्यादा बेहतर है कि आप शुरू में ही शॉपिंग वगैरह करवा लें। बस बच्चियों का मसला होता है, तो बच्चियों का तो चलता रहता है आखिरी दिन तक भी। अब उन्होंने जो बात बोलनी होती है, मामा से कहनी होती है, उन्होंने पैसे लेने होते हैं, तो फिर उनको आखिरी पता लगे कि पापा ने सारे पैसे जो है ना उधर दे दिए। हाँ, लेकिन उन्होंने भी आखिरी दिन तक कहते रहना है कि जी चांद रात तक अब ये रह गई ये चीज़ बच्चियों की। अच्छा, बच्चियाँ मेरी 3 बच्ची हैं, तो बच्चियों की रौनक भी होती है, बिल्कुल वही उसी, तो वो रौनक को भी हम घर में एंजॉय करते हैं। उनके शोर शराबे, ये रह गया, ये बाकी है, और पापा ने ये दिलाना था, अब झुमका रह गया, अब चूड़ियों का ये रह गया, ये मेहंदी की कौन रह गई, तो ये सारी चीज़ भी घर के एक अच्छे माहौल को इजाफा करती है, रौनक रहती है। जिस तरह किसी जगह चिड़ियों की जो
आवाज़ होती है, चहचहाहट होती है, इस तरह बच्चों से तो की आसिफ भाई होती ही घर में रौनक होती है। बच्चों से तो बच्चों से ही घर तो होता है। मैं भी उनको मना नहीं करता, मैं भी कहता हूँ ठीक है जी। और मैं बाद औक़ात होता आखिरी टाइम तक उनसे पूछता रहता हूँ, भाई मामा ने सब दिला दिया, सब ले लिया? तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि नहीं सब ले लिया। वो आखिरी दिन तक भी ये कहती है कि बाबा ये रह गया है। तो मैं कल ये समझ लें कि चांद रात से एक दिन पहले अपनी बच्चियों से पूछ रहा था कि क्या हुआ, कोई चीज़ रह गई? तो उन्होंने कहा कि जी अभी फ़लानी चीज़ जो है रह गई। तो ये लास्ट डे तक ये चीज़ें चलती हैं, चांद रात तक चलती हैं। और लड़कियों की शॉपिंग, जो बच्चियां हैं उनकी भी, और जो बड़ी बच्चियां हैं उनकी भी शॉपिंग आखिरी दिन तक चलती रहती है। और बाज़ जो मर्द हजरात हैं वो तो बड़ा शौक़ रखते हैं कि बीवी के साथ बाज़ार भी जाएं, अगर वो 2 घंटे शॉपिंग कर रही है वो भी करें। और बाज़ हमारे जैसे तो बिल्कुल ही कोई बहाना मारते हैं कि भाई हम तो नहीं जा सकते बाज़ारों में जाकर मिक्स एंड मैच। मैं समझता हूँ कि बहुत से लोग जो है उनको यही मौके मिल जाते हैं कि वो मिसेस को जो है वो लेकर शॉपिंग के लिए जाए। हमने अक्सर ऐसे ईद के शोज़ में पॉलिटिशियन से मिलने का मौका मिलता है, क्योंकि ईद पर लाइटर नोट पे हम गपशप लगाते हैं। तो हम अक्सर ये पूछते हैं कि भाभी के साथ कैसी गपशप होती है एक सियासतदान की अपनी बेगम के साथ, क्योंकि ज़ाहिर है सियासत करनी है, मुश्किल काम है, फैसले भी बड़े करने पड़ते हैं। तो आप आसिफ हसनैन अपनी बेगम से फैसलों में कितनी मुशावरत करते हैं? मैं काफ़ी हद तक मुशावरत करता हूँ, और मैं काफ़ी अपनी फैमिली के साथ सिर्फ अगर कोई इशू है तो अपनी जगह पर है जिस पर कुछ देर की सीरियसनेस होती है, अदरवाइज़ मैं बड़ा फ्रेंडली हूँ। और मैंने हमेशा कोशिश की है इसी फ्रेंडली माहौल में आप अपनी चीज़ें कर भी सकते हैं और मनवा भी सकते हैं। और अगर आपका माहौल टेंस हो जाए तो आप बहुत सी चीज़ें ना कर सकते हैं। अब आपको पता, मैंने अगला सवाल आपसे यही पूछना है कि जब आप अपनी साबका पार्टी छोड़ के MQM और पाक सरजमीन पार्टी में शामिल होने लगे थे, तो भाभी से बातचीत हुई, मशवरा हुआ, भाभी का क्या स्टांस था इसमें? मैंने तकरीबन 2-3 दिन तक इस सारी चीज़ों पे ख़ुद भी ब्रेनस्टॉर्मिंग की और मिसेस के साथ भी किया और मशवरा किया बिल्कुल। और ख़ास तौर पे मैंने अपनी बच्चों को भी इसमें इन्वॉल्व किया। मैंने अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व किया। मुत्तफ़क़ा तौर पर मेरे बच्चों ने, मेरी मिसेस ने मेरी हौसला अफजाई की, और उन्होंने एक ही जुमला कहा कि देखें, आप सच के साथ, सच्चाई के साथ अगर सच्चे आदमी के लिए फ़ैसला करने जा रहे हैं तो फिर आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए डिसीजन करने में। आप फ़ैसला करें। और मैं समझता हूँ मुस्तफ़ा कमाल को आपने देखा है, प्रैक्टिकल आदमी है, काम किया है, ईमानदार आदमी है, तो फिर आपको क्या है, आप अपना नफा नुकसान मेरा ख्याल अच्छी भी चीज़ है कि आप अगर मशवरा करके चलते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आप एक खिदमत के लिए जा रहे हैं, सियासत एक खिदमत का नाम है, आप खिदमत के लिए जा रहे हैं, और अच्छी चीज़ भी है कि आप थोड़ी सी कुछ देर के लिए ये परेशानी ज़रूरी कि मैं MNA-शिप छोड़ के जाऊँगा, 6-7 लाख रुपए महीने का लॉसेज होगा, लेकिन आप यकीन माने उसके बावजूद भी अल्लाह की मदद है, और मुझे इतने अरसे में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। जहाँ जहाँ मेरे साथ प्रॉब्लम आई, मेरे फैमिली ने, मेरे भाइयों ने, मेरे वालिद ने मुझे सपोर्ट किया, और मुझे अब तक कोई नहीं। तो सच के साथ आप खड़े होते हैं, अल्लाह मदद करता है। मेरे बच्चों ने, मेरी मिसेज ने, सबने मेरी हेल्प की, हौसला अफजाई की। आसिफ हसनैन साहब, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, और ब्रेक के बाद आखिरी पार्ट आपके साथ है कुछ देर का, और ईद वाले दिन आपका कुछ देर और लेना हमने, और फिर प्रोग्राम को भी वाइंड अप करेंगे। तो आखिरी पार्ट में हम एक बात अक्सर मैं ये करता हूँ कि जब हम सब लोग ये पैगाम देते हैं टीवी पे आके कि हमें ईद वाले दिन एक दूसरे को गले लगाना है, एक दूसरे से नफ़रतें मिटानी हैं, जो गिले शिकवे हैं वो मिटाने हैं, हम अक्सर अपने उन दोस्तों को भी ईद वाले दिन फ़ोन मैसेज कर लेते हैं, मिल लेते हैं, जिनसे हम सदियों से नाराज़ होते हैं। तो क्या सियासतदानों के लिए भी ईद वही पैगाम लाती है जो हम ईद रंग नशरियात उसको देखें और अपने घरों में खूब इंजॉय करें? ईद का दिन मुख्तलिफ़ किस्म के पकवान भी बन रहे होते हैं, सब लोग मज़े मज़े की तैयारियाँ कर रहे होते हैं। ब्रेक से पहले आसिफ हसनैन साहब पाकिस्तान सरजमीन पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, और वो बात कर रहे हैं कि ईद कैसे मनाई जाती है। अक्सर हमने, जैसे मैंने ब्रेक पे जाने से पहले भी कहा, अक्सर हम ये बात करते हैं कि ईद का दिन तो गले लगाने का दिन है, नफ़रतें मिटाने का दिन है, तो फिर क्यों सियासतदान ईद वाले दिन एक दूसरे को गले नहीं लगाते? हमने अक्सर देखा है कि जिनके साथ सियासी इख्तलाफात हैं, बेसिकली ये जो सियासतदान हैं इनकी कोई ज़ाती दुश्मनियाँ नहीं है, सियासी इख्तलाफात हैं, नज़रियात मुख्तलिफ हैं, फिर ये लोग ईद वाला दिन क्यों एक साथ सेलिब्रेट नहीं करते? ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो आसिफ हसनैन साहब के सामने मुझे रखना है। आसिफ भाई, ईद वाला दिन
सियासी इख्तलाफात मिटाकर एटलीस्ट ईद पर एक पूरी कौम को ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि तमाम लोग एक हैं, उन लोगों के साथ जिनके साथ एक अरसा हो गया नाराज़गी है, बातचीत नहीं होती, उन लोगों को भी मिलना चाहिए। आपने समझते तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये करना चाहिए? मेरे ख्याल से बिल्कुल आपने सही कहा, सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं, जिन जिन लोगों से भी आपकी नाराज़गी है, इवेंट्स इसीलिए तो आते हैं कि आप उनको गले लगाएं। आप हज और उम्रे के लिए जाते हैं तो आप ये कह के जाते हैं कि जी मेरे मुझसे कोई गलती कोताही हो तो उसको माफ़ कर देना। तो इवेंट आपका सबसे बड़ा त्यौहार आपका तो रमज़ान है, जिससे पहले आपको लोगों से बख्शवाना होता है, लोगों से माफ़ी लेनी होती है। आप इस रमज़ान के महीने में और फिर ईद के मौके पर अगर उस आदमी से जिससे छोटी बड़ी जो भी आपसे गलती होती है, अगर आप उसको गले नहीं लगाएं, उससे एक्सक्यूज़ ना करें, तो मैं समझता हूँ कि हमेशा मतलब इंसान गिल्टी महसूस करता है। और वो होना चाहिए कि भाई आप सियासतदान हो, और हमारी तो खैर कोशिश होती है कि जिस प्रोग्राम में अभी अफ्तार पार्टीज़ में काफ़ी जगहों पर जब जाना हुआ रमज़ान के महीने में, तो यही सूरत हाल रही कि जहाँ जहाँ लोगों से जाते थे, मुलाकात होती थी पॉलिटिशियन से, इनसे तो उनसे मिले हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, बिल्कुल आपने सही कहा कि बड़े रिजिड होते हैं अपनी, लेकिन मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स में ये चीज़ अच्छी नहीं है, मुनासिब नहीं है। पॉलिटिक्स में बिल्कुल आपके नज़रियात हैं, बिल्कुल करें, के साथ रहें, किसी ने आपसे आपके नज़र लेने, लेकिन इतना ज़रूर है कि भाई जब आप एज ए इंसान, आपके अखलाकियात भी हैं, आपकी चीज़ें भी हैं, फिर उससे आप एक मजबूत एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी तो पूरी दुनिया को देते हैं ना, पूरी कौम को देते हैं। बिल्कुल। जब आप टीवी प्रोग्राम्स में आके ये बात करते हैं कि भाई हमें सबको गले लगाना है, तो फिर जो आपके सियासी मुखालिफ हैं उनको तो आप मिल नहीं रहे, तो फिर आप ये बात कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको मैं समझता हूँ वो इंतहाई ज़रूरी है। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ ये कि वो बहुत से लोग जो कि आप देखें, आप रमज़ान भर में अपनी तैयारियां करते हैं, शॉपिंग सेंटर, एक बहुत बड़ा हमारा तबका, बहुत बड़ा एलिमेंट जो आपकी हिफाजत पर मामूर होता है। बिल्कुल सही। हमारे पुलिस के लोग, आप ईद मना रहे होते हैं, एक बहुत बड़ा तबका हमारा सरहदों पे होता है, हमारे फ़ौजी जवान। इन लोगों की बदौलत आप ईद और आप अपने त्यौहार मनाते हैं। मैं ये कहता हूँ कि जो हमारे ये इवेंट्स तमाम होते हैं, इसमें उनकी फैमिलीज़ के पास भी जाया जाए, उन लोगों के पास, ख़ास तौर पे जो जवान हो चुके हैं, अब तक नहीं है, उनकी फैमिलीज़ के पास जाया जाए, उनको भी एहसास हो कि यार ये कौम हमारे साथ है। बिल्कुल ऐसे, समझे ना, ये नेशन है, ये कौम है, और हमारे दुख दर्द में शरीक है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं आज भी कहता हूँ, अपने सिर्फ 14 अगस्त और 6 सितंबर पर अपने लोगों को याद रखना नहीं, ये मौक़े होते हैं जिसमें आपको अपने इन सिपाहियों को अपने वो कि जिस वक्त आप हज़ारों रुपए की शॉपिंग कर रहे होते हैं और वो अपनी आंखों से देख रहा होता है, आपकी हिफाजत कर रहा होता है, और अपने बच्चे की भी वो कपड़े नहीं दिला पाता, ठीक है ना, लेकिन आपकी हिफाजत कर रहा होता है, आपके बच्चे की हिफाजत कर रहा होता है, बड़ी बात है। और इसी तरह ईद पर जो सिपाही हमारे जवान जो इस वक्त सरहदों पे हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि वो अपने घरों में ईद करें, लेकिन वो ये सोच कर खुश, मेरे मुल्क में रहने वाला एक आम आदमी भी है, वो अपनी खुशियाँ मनाए, उसकी मैं हिफाजत करूँ। इसमें कोई शक नहीं। और सिक्योरिटी फोर्सेस, तमाम वो लोग जो सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, हमारे शहरों के अंदर ड्यूटियाँ दे रहे हैं, उनको तो हम ईद हो, आम दिन हो, हम तो उनको सलूट करते हैं कि वो अपनी जान की कुर्बानी देकर हमें, हमारा मुल्क और हमारे घर वालों को, हमारे बच्चों को महफूज बना रहे। तो फ़ारूक सत्तार साहब को ईद का मैसेज किया आपने? या फ़ारूक सत्तार भाई को ईद का मैसेज बिल्कुल करेंगे, और मैं हर दफ़ा करता हूँ, हर साल करता हूँ ईद का मैसेज, जितने भी साबका, लेकिन मिलना भी चाहिए साबका कुलीग से, उन सबको मैं अल्ताफ़ हुसैन साहब के अच्छा, उनको नहीं करते उनको करते और ना करते हैं, वजह इसकी बिल्कुल है। लेकिन बाकी जितने भी हमारे यहाँ पे जो लोग हैं, ठीक है, यानी कि जो MKM पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं उनको ईद मिले हैं, मतलब सही उनके साथ ईद पर बातचीत हुई है? हाँ, अभी तो होगी, मुलाकातें होंगी। आज तो मतलब फर्स्ट डे है, उसके बाद सेकंड थर्ड जो भी तो होंगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि ईद की चीज़ें वो ईद मुबारक के होते हैं, जब आते हैं तो वो सारे कुछ को करती हैं, कुछ को अभी बैठेंगे फुर्सत में तो उनको भी करेंगे। अच्छा, ऐसे हमारे यहाँ तो मतलब होता है ना कि
एक दूसरे के घरों में जाकर भी ईद मनाई जाती है। तो जो दूसरी जमात के लोग हैं, दूसरा नज़रिया रखते हैं, सियासी इख्तलाफात रखते हैं, ऐसा ट्रेंड क्यों हम डेवलप नहीं कर सके आसिफ भाई कि एक दूसरे के घरों में जाएं, ईद सेलिब्रेट करें? आपका नज़रिया है, आप पार्लियामेंट में एक जमात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरी जमात की बात कर रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन आप एटलीस्ट इस मौके पर एक दूसरे को गले भी लगा सकते हैं, घर जा सकते हैं उनके। ये ट्रेंड हमने क्यों नहीं डेवलप किया? जिस तरह का आपका डेवलप हो चुका है, कुछ आपके पानामा लीक्स जैसे दुश्मनियाँ, कुछ आपकी डाउन दुश्मनियाँ और कुछ पॉलिटिकल दुश्मनियाँ, इन सब ने आपस में लोगों को ज़ाती दुश्मन बना दिया है। यही हम कह रहे हैं, यही मुस्तफ़ा कमाल कह रहे हैं कि जी आप ज़ाती दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। आपका नज़रियात, आपका झंडा, आपकी पार्टी अपनी पनामा लीक्स वाली दुश्मनी आप बीच में ले आए हैं। मैं इसलिए लेके आया हूँ कि जिस तरह की ज़बान के ऊपर एक दूसरे के लिए देख रहा हूँ, तो ऐसा लग रहा है जैसे ज़ाती तौर पर हम दुश्मनी है चाहिए, उस हद तक होनी चाहिए जहाँ तक, लेकिन अब वो जो ज़ाती हैसियत में हम चले जाते करने। देखें, आप लीड कर रहे हैं कौम को, लीडर की ज़बान गलत होगी, लीडर का गलत होगा, लीडर की लैंग्वेज गलत होगी, तो फॉलोवर्स भी उसी सतह पर जाकर खड़े हो जाएंगे। अपनी ज़बान को, अपने लहजे को, बड़ा कंट्रोल करके एग्रेसिव होना चाहिए। अब इमरान खान साहब चूंकि अपने जलसों में काफ़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल करें, तो आपका इमरान खान साहब को आप कह रहे हैं? नहीं, मैं इमरान खान साहब को तो सिर्फ क्या कहूँ, अगर आप कहें तो आप ये भी कह सकते हैं मैं साद रफीक, आप ये भी कह सकते हैं कि जी मैं को कह रहा हूँ। मैं तो हर उस लीडरशिप के भाई, जब आप एक ही पार्लियामेंट में बैठते हैं, एक ही आपका स्पीकर होता है, जिस सर कह रहे होते हैं वही उसी से आप इल्तिजा कर रहे होते हैं, तो जब एक ही मुल्क में रहते हैं तो आपकी दुश्मनियाँ, हाँ ठीक है जी, किसी का सही किसी का गलत काम है, गलत काम है कौम उसका फैसला कर दे, अपने जिसका सही काम है उसको लेकर आ जाए, लेकिन लीडरशिप को आवाम और लोग फॉलो, उसकी गलत चीज़ होगी तो वो गलत, उसके जो फॉलोवर्स हैं मिसयूज़ करेंगे गलत अंदाज में, सही चीज़ होगी तो सही अंदाज में जाएगी। मैं समझ, हाँ लीडर को एग्रेसिव होना चाहिए, एग्रेसिव नहीं होगा तो उसके अंदर क्या ख़त्म हो जाएगा, इसको एग्रेसिव होना चाहिए। लेकिन पनामा लीक्स का क्रेडिट आप इमरान खान को देते हैं कि आप समझते हैं कि इमरान खान को कोई क्रेडिट नहीं जाता? पनामा लीक्स तो उन लीक्स करने वालों पर है, इमरान खान को तो शायद पता भी नहीं था कि पनामा का इशू आएगा। और तो एक आम आदमी यही समझता है ना कि इमरान खान ने पनामा लीक्स को लीड किया। अब आम आदमी समझता ज़रूर है, लेकिन पता है कि इस पनामा लीक्स पर सर फारिग हुए इमरान खान की या पीटीआई की वजह से नहीं हुए। तो जब ये सब कुछ होना था, की बात करेंगे ना, कुछ होना था, ये सब कुछ करने वाली कुदरत को किसी को अगर दलील करना है, अच्छे काम उसने किए, किसी को इज्जत दी है, और जब उस हम लोगों ने किए उसको इज्जत मिली है। हाँ इतना ज़रूर है साहब, अगर किसी अच्छी चीज़ को आज प्रमोट कर रहे हैं तो आज लोग उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और वो रिस्पेक्ट मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। कि मैं समझता हूँ कि हाँ कैरेक्टर होना चाहिए, अगर लीडर का कैरेक्टर। लेकिन इमरान खान को आप कह रहे हैं रिस्पेक्ट मिल रही है, नज़र आ रहा है। पीएमएलएन का ग्राफ पनामा लीक से ऊपर गया है या नीचे आया? नीचे आया, मैं तो समझता हूँ कि पनामा अच्छा जैसे, और जो इतनी बड़ी पोजीशन आप देख, और जैसे शहर में जहाँ और वहाँ गो नवाज गो के उसके अपने शहर में, इससे बड़ी रिस्पेक्ट, इससे बड़ी किसी लीडर की कि उसके अपने सियासी, मैंने आपको कहा था गैर सियासी जवाब देना, मैंने चूंकि सवालात गैर सियासी कर रहा हूँ तो आप सियासी जवाब दे रहे हैं। उसके जवाब मैं सियासी नहीं दे रहा हूँ, मतलब मैं तो उस वक्त दूँ जब मैं ये कहूँ कि नहीं जी ऐसा नहीं, नज़र आ रहा है कि भाई चीज़ें इमरान के बारे में नज़र आ रही चीज़ें, इमरान पार्टी का हेड नहीं है, ठीक है ना, लेकिन चीज़ें नज़र आ रही है तो मैं उसके लिए अच्छा कहूँगा। जहाँ तक अच्छी चीज़ मुस्लिम लीग के हवाले से उनकी वर्किंग, उनका काम, कराची शहर में बहुत से प्रोजेक्ट बन रहे हैं, मैं उनको अप्रिशिएट कि वो मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ की वजह से बन रहा है। ग्रीन बस सर्विस जो बन रही है, ये दीगर जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं, ये पिछले दौर में पीपल्स पार्टी के दौर में बनने चाहिए थे। दारी साहब बैठे रहे प्रेसिडेंसी में, प्राइम मिनिस्टर उनका रहा,
लेकिन आज अगर सिंध के अंदर और कराची एक बन रहा है, मैं हर मीडिया पे कहता हूँ कि इसका जो अच्छी बात है वो किसी की भी अप्रिशिएट करनी अच्छी चाहिए, वो अप्रिशिएट करनी चाहिए। चूँकि आसिफ भाई मेरे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है, मैं चाहता हूँ एक शॉर्ट सा मैसेज अगर आप, चूँकि ईद का दिन था, हमने सियासी गुफ्तगू पर ले गए हैं, तो वाइंड अप ईद पर ही होना चाहिए। तो अगर आप कोई ईद की मुनासबत से कोई मैसेज देना चाहें उन लोगों को जो आपको देख रहे हैं, ईद सेलिब्रेट करें अपने घरों में, ईद का कोई मैसेज देना चाहें हमें। लोगों से दो बातें चीज़ ये है कि जो बेचारे परेशान हाल लोग हैं नहीं मना सकते, आज उन दारुल अमान में मौजूद हैं, यतीम में मौजूद हैं। मैं अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट में गया था यतीम बच्चों के हवाले से, के सरों पर जिनके हाथ नहीं है उनको भी अपने बच्चों की तरह देखें, बिल्कुल सही करें, उनको याद रखें। दूसरी सबसे मैं कहूँगा उन सिपाहियों को याद रखें जो कि आपकी खुशियों और अब उन सरहदों पर कुर्बानियाँ अपनी ड्यूटियाँ दे रहे होते हैं, उनको भी याद रखें। आसिफ भाई बहुत शुक्रिया, आपने ईद वाले दिन हमारे लिए टाइम निकाला। नाज़रीन, आसिफ हसनैन साहब पाकिस्तान सरजमीन पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और ईद की खुसूसी नशरियात, ईद रंग नशरियात में आसिफ हसनैन साहब ने हमें टाइम दिया और आपने देखा कि हमने उनसे कुछ सियासी और कुछ गैर सियासी सवालात किए हैं, वो कि उन्होंने तमाम सवालात का जवाब जो है वो सियासी अंदाज में दिए, चूँकि एक सियासतदान के लिए बड़ा मुश्किल है कि जब उससे कोई गैर सियासी सवाल पूछा जाए तो उसका जवाब भी गैर सियासी दे। ईद रंग नशरियात से फ़िलहाल के लिए इतना ही। ज़ैन अली को इजाज़त दें, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।